जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज है आपका 4 मई, ठीक है। और 4 मई को दोस्तों आपका थर्ड शिफ्ट का भी एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम है आपका समाप्त हो गया है, ठीक है। तो थर्ड शिफ्ट में पूछे गए 25 जीके जिसके प्रश्न में से सभी रियल प्रश्न मिल गए हैं, तो सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ठीक है। तो इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट के लिए क्षमा चाहते हैं कि प्रश्न जो कि अंग्रेजी में नहीं लिख पाए हैं, तो पीडीएफ आपको अंग्रेजी में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी कल से आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रश्न आएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आज का जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया कि तराइन का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। देखिए तराइन का आपका इतिहास में 2 युद्ध हुआ है, ठीक है। एक प्रथम युद्ध, एक द्वितीय युद्ध, ठीक है। 1191 में आपका प्रथम युद्ध हुआ था, 1192 में आपका द्वितीय युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध पूछा गया था आप लोग देख लीजिएगा। तराइन के युद्ध को आपका तरावड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। किसके किसके बीच हुआ था, तो दोनों जो युद्ध है आपका सेम शासक के बीच में हुआ था, ठीक है। पहला है मोहम्मद बिन शाम और अजमेर तथा दिल्ली के चौहान थे राजपूत शासक पृथ्वीराज तृतीय। तो पृथ्वीराज तृतीय और दोस्तों मोहम्मद गोरी, ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गोरी के बीच आपका तराइन का दोनों युद्ध हुआ था। पहला युद्ध में क्या हुआ था कि पृथ्वीराज तृतीय आपका जीत गया था, लेकिन बदला लेने के लिए 1 साल बाद फिर मोहम्मद गोरी ने फिर से आपका आक्रमण करता है पृथ्वीराज तृतीय के ऊपर और आपका इसको हरा देता है, ठीक है। तो प्रथम युद्ध आपका तृतीय जीता और सेकेंड आपका गौरी जीता। दोनों युद्ध 91-92 में आपका हुआ था, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे युद्ध हैं मध्यकालीन भारत के, जो कि दोस्तों आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला तो युद्ध आपका है जो कि हाई डिपिजिस का युद्ध है, जो कि दोस्तों आपका 326 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके किसके बीच, तो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था, जिसमें जीता कौन था, तो आपका सिकंदर जीता था। इसके अलावा दूसरा है कलिंग का युद्ध, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक और कलिंग के राजा के बीच जीता कौन था, आपका अशोक जीता था। इसके अलावा अगला है आपका सिंध की लड़ाई। सिंध की लड़ाई दोस्तों आपका हुआ था कितना, 1712 ईस्वी में। जीता कौन था, मोहम्मद बिन कासिम जीता था। तराइन का प्रथम युद्ध देखिए आपका 1191 में हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच, जीता पृथ्वीराज था। द्वितीय युद्ध आपका 92 में हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच, मोहम्मद गोरी जो कि आपका जीता था। इसके अलावा चंदावर का जो युद्ध है वो भी आपका 1192 में ही हुआ है। किसके किसके बीच, तो मोहम्मद गोरी और आपका जयचंद के बीच हुआ है। इसके अलावा अगला है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि आपका 1526 ईस्वी में हुआ है। किसके किसके बीच, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। खानवा का युद्ध आपका बाबर राणा सांगा के बीच 27 में हुआ था। इसके अलावा घाघरा का युद्ध दोस्तों आपका 28 में 29 में हुआ था, बाबर और अफगानों के बीच। अफगान का जो महमूद लोदी उसका शासक था। चौसा का युद्ध देखिए 1539 में हुआ है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, शेरशाह सूरी विजय हुआ था। इसके अलावा अगला है कन्नौज, जिसे कि बेलग्राम युद्ध के नाम से भी जानते हैं। यह आपका 1540 में हुआ है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। इसमें भी विजेता आपका शेरशाह सूरी ही रहा है। पानीपत का द्वितीय युद्ध आपका कब हुआ था, यह आपका 1526 में हुआ था, अकबर और हिमू के बीच में हुआ था, जीता अकबर था। तालिकोटा का युद्ध कल पूछा गया था, 1565 में हुआ था, विजयनगर का अंत हो गया था। यही पूछा गया था विजयनगर विखंडन के पहले कौन सा युद्ध आपका हुआ था। अगला है हल्दीघाटी का युद्ध, जो कि आपका 1576 में हुआ था, अकबर और राणा प्रताप के बीच, जीता अकबर था। पलासी का युद्ध हुआ था आपका अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच, हुआ क्या था 1757 में। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। तो ये सभी जो युद्ध थे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और पीडीएफ में भी आपको शामिल कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया था मल्लिका साराभाई का जो संबंध है वो किससे है, ये नहीं पूछा गया था। मल्लिका साराभाई को पद्म विभूषण आपका पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था, ये पूछा गया था। राइट आंसर 2010 हो जाएगा। मल्लिका साराभाई को फ्रांस सरकार के द्वारा 2005 में सेविलियर डेस पाम्पस एकेडमी से भी सम्मानित किया जा चुका है, इसको भी आप याद रखिएगा। मल्लिका साराभाई फ्रांसीसी सरकार के द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार फ्रेंच पार्लियामेंट और की प्राप्तकर्ता भी हैं, और पेरिस में उन्हें अन्य पुरस्कार के साथ 25 देशों के 400 नर्तकियों के बीच सर्वश्रेष्ठ एकल कलाकार के रूप में भी चुना गया था या सम्मानित किया गया था। अगला है फ्रेंड्स आपका जीवीए का फुल फॉर्म क्या होगा, तो जीवीए का फुल फॉर्म आपका ग्रोस वैल्यू एडेड, ठीक है। ग्रोस वैल्यू एडेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक और आपका है जीडीपी है। जीडीपी का फुल फॉर्म देख लीजिए क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में होता है, अंग्रेजी में आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ये जीडीपी है क्या, तो किसी देश की सीमाओं के भीतर एक विशिष्ट समय अवधि, आमतौर पर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, यह एक राष्ट्र की समग्र आर्थिक गतिविधि का एक व्यापक माप है, ठीक है। इसके अलावा जीवीए देखिए क्या है, जीवीए आपूर्ति पक्ष के संदर्भ में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। ये विभिन्न क्षेत्रों के सभी मूल्यवर्धन का योग करता है, ये आपका जीवीए करता है। अगला है फ्रेंड्स आपका बैडमिंटन की
मैदान होता है उसका लंबाई एवं चौड़ाई कितना है, ये पूछा गया था। तो 13.40 मीटर इंटू 61 मीटर आपका इसका राइट आंसर है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के दिशा निर्देश के अंतर्गत बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई 13.40 यानी कि 44 फीट और आपका सिंगल्स और डबल का बनाया जाता है। वहीं कोर्ट का जो चौड़ाई है सिंगल्स के लिए 5.8 मीटर यानी कि 17 फीट और डबल्स के लिए 6.1 मीटर यानी कि 20 फीट रखा गया है। अगला है कि शिंजो आबे कहाँ के प्रधानमंत्री थे। तो शिंजो आबे की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये आपके जापान के प्रधानमंत्री थे, तो इसका राइट आंसर जापान हो जाएगा। लेकिन ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अभी वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री यानी कि पीएम की बात करेंगे तो फूमियो किशिदा ये आपके वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं जापान के, जो कि अभी भारत दौरे में भी आए थे, जिसका जो पीक है आपका गोलगप्पा खिलाते हुए नरेंद्र मोदी, और इनका आप लोगों ने देखा ही होगा। अगला है नाटी लोक नृत्य किस राज्य का है। तो इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। नाटी आपका हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, लोगों का एक समूह इसे संगीतकारों के साथ करते हैं। नाटी समूह की पोशाक गद्दी एवं हिमाचली खानाबदोशों को दर्शाती है। इसके अलावा लाहो जो नृत्य है, लाहो नृत्य इसको याद रखिएगा, मेघालय का एक लोक नृत्य है। इसके अलावा एक थोड़ा एक नृत्य है जो कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, शिमला और सोलन जिलों में राजपूतों के द्वारा किया जाने वाला एक योद्धा लोक नृत्य है। इसके अलावा एक है आपका रौफ नृत्य जो कि आपका जम्मू कश्मीर का है। वो आपका ईद और रमज़ान के दिनों जैसे उत्सव के अवसर पर रौफ नृत्य का अभ्यास किया जाता है। अगला है दोस्तों कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण है जो कि किसके शासनकाल में हुआ था। तो इसका जो निर्माण है आपका 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक प्रथम राजराज चोल ने करवाया था। तो किसने करवाया था, तो प्रथम राजराज चोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उनके नाम पर इस राजेश्वर मंदिर का भी नाम दिया जाता है। अगला है संविधान का नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। तो संविधान का जो नीति निर्देशक तत्व है वो आपका संविधान के भाग कितना में है, तो भाग आपका 4 में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भाग 4 हो जाएगा। इसके अलावा एक और प्रश्न आपका आता है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार की भाग करेंगे वो कौन सा भाग में है, तो मौलिक अधिकार आपका भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य कौन सा भाग में है, तो मौलिक कर्तव्य आपका भाग 4A में है। इसको भी आप याद रखिएगा। बात कर लेते हैं नीति निर्देशक तत्व की। तो 1937 के आयरलैंड संविधान में संविधानों के निर्माताओं को विचार को उधार लिया गया था, जिसे स्पेनिश संविधान से लिया गया है। तो किस देश के संविधान से लिया गया है, अगर यह प्रश्न आपको आ जाए तो आपको आयरलैंड है जो कि मानना है। भाग 4 में उल्लेखित है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो 36 से 51 अनुच्छेद तक वर्णित है। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन सिद्धांतों को भारतीय संविधान की नवीन विशेषताओं के रूप में वर्णित किया था। इसके अलावा मौलिक अधिकारों के साथ साथ नीति निर्देशक सिद्धांत में संविधान का दर्शन है और संविधान की आत्मा है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सुकन्या समृद्धि ग्रामीण योजना में ऋण है जो कि कितनी अवधि के लिए, कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, यह तक थी। तो इसका राइट आंसर आपका 5 वर्ष हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर स्थित है। तो ये जो प्रश्न है आपका प्रीवियस ईयर से पूछा गया है। SSC MTS का 8 अगस्त 2019 को एग्जाम हुआ था। थर्ड शिफ्ट में भी ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। इसके अलावा बांग्लादेश सीमा से सदियाओं के बीच 891 किलोमीटर की लंबाई वाली ब्रह्मपुत्र नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के रूप में घोषित किया गया था। इसे 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया है। इसके अलावा भारत में 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार राष्ट्रीय जलमार्ग को घोषित किया गया है। इसके 9 अस्थायी टर्मिनल हैं, डिब्रूगढ़ है, सिखेवा है, जोगीघोपा है, धुबरी बंदरगाह है, सिलघाट है, जामुगुड़ी है, बोगीबिली है, तेजपुर है और आपका सदिया है। इसके अलावा पांडु बंदरगाह राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। अगला है कि दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत है जो कि किस वर्ष किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका 1919 हो जाएगा। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, 1919 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है आपका वो देखिए पूछा गया था कृषि जनगणना कितने वर्षों में होता है। तो इसका राइट आंसर आपका 5 वर्ष होता है। तो 5 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो आयोजन है कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के द्वारा किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष में। कृषि जनगणना जनसंख्या में परिचालन संपत्ति से संबंधित आंकड़ों को जनगणना के माध्यम से तैयार किया जाता है। पहली बार कृषि जनगणना वर्ष 1970 और 71 में हुआ था।
इस बात को भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। अगला है पश्चिम बंगाल में जो तूफान आया था उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम आपका काल बैसाखी, ठीक है, काल बैसाखी के नाम से आपका इसका नाम है जो कि जाना जाता है। अगला है पंडित किशन लाल किससे संबंधित है, तो पंडित किशन लाल नहीं होगा, महाराज होगा। ये आपका भारतीय तबला वादक थे जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका तबला हो जाएगा। अगला है आर के नारायण की पुस्तक कौन सी है, तो आर के नारायण की पुस्तक में 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें एक पुस्तक था जो कि आपका डार्क रूम, द डार्क रूम आपका आर के नारायण के द्वारा ही पुस्तक लिखा गया है। इसके अलावा सुबह के शिफ्ट में आपका मालगुडी डिजायर था, ये भी आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। द मैन ईटर ऑफ द मालगुडी, ये भी आपका आर के नारायण। द गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, ये सभी पुस्तकें आपके आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। अगला है बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो ये आपका 1905 में हुआ था। 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय था कौन, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा आपका किया था और 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया गया था। हालांकि 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने उसे वापस ले लिया था, तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि हाँ वापस कब लिया गया था, तो 1911 में वापस ले लिया गया था। इसके अलावा 1897 में आपका भारतीय सिपाही विद्रोह हुआ था, जिसे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा 1919 में आपका खिलाफत आंदोलन हुआ था। 1930 में आपका दांडी मार्च यानी कि नमक मार्च आपका हुआ था। अगला है वज्जी संघ की राजधानी आपका कहाँ है, तो वज्जी यानी कि वृज्जी प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। कई छोटे राज्यों को मिलाकर इसकी उत्पत्ति हुई थी और इसकी राजधानी वैशाली थी, तो इसका राइट आंसर आपका वैशाली हो जाएगा। जैसा कि हमने ऊपर में डिस्कस किया है 16 महाजनपद, जिसमें से एक महाजनपद का राजधानी आपसे पूछा जा चुका है, तो आने वाले शिफ्टों में ये ज़रूरी है कि 16 महाजनपदों में से किसी न किसी महाजनपद का आपका राजधानी पूछा जा सकेगा। तो चलिए 16 महाजनपदों को देख लेते हैं। पहला है आपका मत्स्य, जिसका राजधानी आपका विराट नगरी हो जाएगा। दूसरा है कंबोज, जिसकी राजधानी आपका राजपूत हो जाएगा। अगला है अस्मक, जिसका राजधानी आपका पटना हो जाएगा। इसके अलावा अगला है अंग, जिसका राजधानी आपका चंपा हो जाएगा। वत्स का राजधानी आपका कौशाम्बी हो जाएगा। काशी की राजधानी आपका क्या हो जाएगा, तो बनारस हो जाएगा। अवंती की राजधानी देखिए, अवंती 2 हिस्सों में बताया था, उत्तर और दक्षिण। उत्तर की राजधानी उज्जैन और दक्षिण की राजधानी आपका महिष्मती हो जाएगा। कौशल की बात करेंगे तो इसकी राजधानी आपका श्रावस्ती हो जाएगा। सूरसेन की बात करेंगे तो इसकी राजधानी आपका मथुरा हो जाएगा। मगध की बात करेंगे तो इसकी प्रथम राजधानी आपका गिरिवर्ष था, लेकिन बाद में पाटलिपुत्र भी चेंज हुआ था, तो ऑप्शन के अनुसार इसको आप मारिएगा। अगला है चेदी, से इसकी राजधानी आपका सुक्तिमती हो जाएगा, चेदी राजवंश की राजधानी। इसके अलावा पांचाल की बात करेंगे तो उत्तर और दक्षिण ये भी 2 भागों में बांटा हुआ था पांचाल, तो उत्तर में आपका अहिछत्र है और दक्षिण की राजधानी आपका कंपिल्य है। अगला है मल्ल की राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी आपका कुशीनगर हो जाएगा। कुरु की बात करेंगे तो इसकी राजधानी आपका इंद्रप्रस्थ हो जाएगा और गंधार की बात करेंगे तो इसकी राजधानी आपका तक्षशिला हो जाएगा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य का था, तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का राज्य है जहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी। कितनी थी, तो 19.98 करोड़ थी, ठीक है, तो 98 करोड़ उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का था, तो ये दोस्तों आपका सिक्किम का था सबसे कम, ठीक है, सिक्किम याद रखिएगा। ये तो आपका जनसंख्या के हिसाब से था, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार बात करेंगे तो सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान हो जाएगा और सबसे छोटा आपका गोवा हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस दशक में भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है, तो इसका राइट आंसर आपका 1911-1921, ठीक है, इस दशक में आपका वृद्धि दर नकारात्मक दिखा गया है। अगला है कौन से जीव पादपों को भोजन ग्रहण करता है, तो आपका प्राथमिकी जीव आपका राइट आंसर हो जाएगा। पादपों में पोषण ऐसे पादपों को स्वपोषी करते हैं जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहा जाता है या कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी फ्रेंड्स आपके आज के थर्ड से पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका जो PDF है वो आपको कहाँ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। इसके अलावा अगर आप हमें व्हाट्सअप भी करते हैं तो हम वहाँ पर भी PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन आपको वहाँ पर एग्ज़ाम का डेट और शिफ्ट दोनों बताना होगा। व्हाट्सअप नंबर है 9973741666, ठीक है। चलिए वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कर दीजिए SSC MTS से जुड़े हर पल अपडेट के लिए, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत।